अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या कहलाता है, एर्लैंगर और गैसर क्लासिफिकेशन। तो एर्लैंगर और गैसर क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें जो क्लासिफिकेशन करा हुआ है किसका, नर्व फाइबर्स का, तो वो अल्फ़ाबेटिकली करा हुआ है। कैसे, ए बी सी के तौर पे, ठीक है। और ए के भी चार तरीके के फाइबर्स हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ठीक है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है। न्यूमेरिकल यानी कि नंबर में बोले तो 1 2 3 और 4, ठीक है। चार तरीके की क्लासिफिकेशन है। तो अर्लंगर क्लासिफिकेशन ये अल्फ़ाबेट के बेसिस पे है, ये नंबर के बेसिस पे है। अब क्या कह रहा है कि अर्लंगर क्लासिफिकेशन याद कैसे करके करेंगे। तो याद करने का सीधा सिंपल तरीका है, मैंने जैसे याद कराया वो मैं बता रहा हूँ, वरना ऐसे ये याद नहीं हो पाएगा। पहले तो याद करो, ये है ए बी सी, ठीक है। फिर ए के भी चार हैं, अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, इसके बाद में गामा आता है, फिर डेल्टा आता है, ठीक। फिर अर्लंगर क्लासिफिकेशन में अब याद कैसे करके करेंगे कि काम किस किस का क्या है। तो इसका याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है, निमोनिक से मैंने याद करा था। तो अल्फ़ा का काम क्या है, ए अल्फ़ा का काम क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। इसको याद कैसे करके करेंगे, इसको याद ऐसे करके करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये एक अल्फ़ा मेल है। अल्फ़ा मेल का मतलब क्या होता है, बहुत ताकतवर आदमी कोई हो, ठीक है। और ताकतवर आदमी क्या करता है, बॉडी बनाना पसंद करता है, ठीक है। और जो बॉडी बनाता है, जिसकी बॉडी होती है, वो क्या करता है, बाइक राइडिंग पसंद करता है। बाइक राइडिंग यानी कि मोटरसाइकिल चलाना पसंद करता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा मेल जो है ये खुद के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक। खुद के ऊपर खड़ा हुआ है का मतलब क्या है कि इसने अपनी खुद की कंपनी बना रखी है, उसका ये प्रोप्रिएटर है। तो प्रोप्रिएटर की सर्च कर लेना, प्रोप्रिएटर किसे कहते हैं, किसी दुकान का या कंपनी का जो मालिक होता है, खुद का जो बिजनेस करता है, उसको प्रोप्रिएटर कहते हैं। तो इससे हमें क्या याद करना है कि एक मोटर फंक्शन होता है, ए अल्फ़ा का फंक्शन क्या होता है, मोटर फंक्शन होता है। और दूसरा प्रोप्रिएटर से क्या याद करना है हमें, प्रोप्रियोसेप्शन याद रखना है। तो ए अल्फ़ा का क्या काम है, दो काम है ए अल्फ़ा के, एक तो प्रोप्रियोसेप्शन और दूसरा फंक्शन है इसका मोटर फंक्शन, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करना और प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है ये ए बीटा। बीटा को याद करना है बेटे की तरफ, बेटा। बेटा क्या है, बहुत शैतान है, नॉटी है। तो उसकी शरारत कम कराने के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, दो चार थप्पड़ लगाते हैं, यानी कि टच करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, बेटे के ऊपर, ठीक है। तो ए बीटा का काम क्या है, ए बीटा का काम होता है टच और प्रेशर, ये, ठीक है। फिर ए गामा का काम क्या होता है, ए गामा का काम क्या होता है, ये क्या है, एक सिंगर है। सिंगर क्या करता है, गाना गाता है। गाना कैसे करके गाता है, ऐसे अपना हाथ उठा के सुरताल बनाता है। और सुरताल बनाने के बाद में क्या करता है, सुरताल बनाता है ऐसे करके, हाथ उठाता है, तो हाथ उठाने के लिए ऐसे करके सुरताल बनाने के लिए वो अपनी टोन बनाता है गाना गाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ भी है, गाना गाते टाइम सिंगर ऐसे हाथ उठा के गाना गाता है, यानी कि मसल टोन कंट्रोल करके अपने हाथ की और अपनी ज़ुबान की मसल टोन कंट्रोल करके गाना गाता है। तो ए गामा का काम क्या होता है, मसल टोन को कंट्रोल करना। ए गामा मसल टोन कंट्रोल करता है, ये है। मसल स्पिंडल लिखा हुआ है, यानी कि मसल टोन इसका मतलब है, ठीक है। अब ए डाल्टा का काम क्या होता है, ए डेल्टा को इसी से हम कंटिन्यू करेंगे गाने वाली कहानी से, ठीक है। कि चाहे कितनी भी ठंडी हो जाए, ये जो है
कितनी भी गर्मी हो जाए, ठीक है, यानी कि कितनी ठंडी हो जाए, टेम्परेचर कितना भी हो जाए, और पेन, उसको चाहे कितना ही पेन हो ठंडी में या गर्मी में, ठीक है, तो सिंगर गाना गाने में इतना मस्त हो जाता है कि ना ही उसको सर्दी का या दर्द का एहसास होता है। उसको ना सर्दी का एहसास होता है ना दर्द का एहसास होता है। गाना गाने में ये सिंगर इतना मशगूल हो जाता है, ठीक है, इतना खो जाता है। तो ये काम किसका होता है? ए डेल्टा का। ये लिखा हुआ है कि ए डेल्टा का काम क्या है? कोल्ड और पेन, यानी कि टेम्परेचर और पेन। कोल्ड से मतलब है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे बी और सी क्या होते हैं? अब हमारे बी और सी क्या होते हैं? तो बी और सी जो होते हैं हमारे, ये दोनों क्या होते हैं? ऑटोनॉमिक होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक होते हैं, इससे क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटोनॉमिक से मतलब है कि ये जो होता है दोनों, और पहली बात तो दोनों का याद रखना, जो बी और सी होता है ये दोनों क्या कंट्रोल करते हैं? प्री गैंग्लियोनिक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक करते हैं, तो बी क्या करता है? बी करता है सिंपैथेटिक को, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। और सी जो होता है वो ये क्या करता है? ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ये प्री गैंग्लियोनिक करेगा कंट्रोल, और सी करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है? ठीक है, कि स्लो पेन, जैसे किसी ने हमारी चुटकी ली यानी किसी ने पिंच करा, नोचा, तो कोई हमें पिंच करता है, नोचता है, तो हमें एक पेन होता है, ठीक है। पेन होता है, तो पेन से हम क्या करते हैं? कोई हमारी चुटकी लेता है तो हम ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करके सी करते हैं, सी की आवाज़ निकलती है, तो ये भी सी है, ठीक है। ये स्लो पेन, जो पेन होता है सी करने पे, वो कौन कैरी करता है? सी फाइबर्स कैरी करते हैं, ठीक। टेम्परेचर और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, ये हो गया हमारी एर्लैंगर क्लासिफिकेशन। कौन सी वाली? अल्फ़ाबेट वाली ख़त्म, ठीक है। और सेम काम अब क्या है कि ये न्यूमेरिकल जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है? तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कैसे है मैं ये बताऊँ। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमने देखा कि दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, सोमैटिक फंक्शन में, मोटर फंक्शन में, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो है अल्फ़ा को क्या कहा गया है? ठीक है, अल्फ़ा को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। ये अल्फ़ा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1A 1B, ठीक है। तो इसका काम क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन कराना 1 का। अगर ये हटा दें, हम इसको याद ना करें ए और बी को, खाली 1 को याद करें, तो 1 का काम क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन कराना। तो अब प्रोप्रियोसेप्शन मसल स्पिंडल से कौन कराता है? 1A। गोल्जी टेंडन ऑर्गन से कौन कराता है? 1B, ठीक है। फिर आती है कहानी बीटा पे, तो बीटा को क्या कहा गया है? 2, ठीक है। गामा का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है नंबर में, तो इसको भूल जाओ। फिर डेल्टा आता है, तो डेल्टा को क्या कहा गया है? 3, ठीक। और फिर सी फाइबर्स आते हैं, बीटा की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है नंबर में, इसको भी भूल जाओ। फिर आते हैं सी फाइबर्स, सी फाइबर्स की क्लासिफिकेशन किस में है? नंबर में 4 में, ठीक है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछेगा बस
कि अल्फ़ा का काम क्या है, बीटा का क्या है, गामा, डेल्टा, बी और सी का। ठीक है, और इन्हीं के नाम याद कर लो बस कि 1A को क्या कहा है, 1B क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक है, 2 3 4 क्या है। इनके दूसरे नाम है, बस काम सेम है। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि हम सी से जैसे ही ए की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, सी से ए की तरफ जाने पे एक तो डायमीटर बढ़ता जाता है, यानी कि पहले इतना डायमीटर, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। ठीक है, डायमीटर बढ़ता जा रहा है, पहली बात तो डायमीटर बढ़ता जा रहा है नर फाइबर्स का, और ऊपर से कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो डायमीटर भी बढ़ रहा है, कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ऐसे ही अगर इसका उल्टा देखें, अगर हम ए से सी की तरफ आ रहे हैं तो डायमीटर जो है कम होता जा रहा है, यानी कि जो चौड़ाई है कम होती जा रही है, और स्पीड भी फिर कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। बस, अब सेंसिटिविटी की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या होता है, ए बी सी, ये सीरियल से याद कर ले, ए बी सी। यानी कि अगर हल्का सा भी प्रेशर होएगा, वो हल्का सा भी प्रेशर जो होएगा वो कौन सेंस कर लेगा, ए सेंस कर लेगा तुरंत, क्योंकि वो प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर अनेस्थीसिया जो है, अनेस्थीसिया के लिए सेंसिटिव क्या है, इसका प्रेशर का उल्टा कर दो, जो सी है, सी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए है, अनेस्थीसिया के लिए है। ठीक है, तो सी जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एनेस्थीसिया के लिए, यानी कि अगर किसी को हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, तो सबसे पहले जो फाइबर क्या नाम है कैरी करेंगे एनेस्थीसिया को, या एनेस्थीसिया की वजह से जो फाइबर सुन्न हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन से होंगे, सी फाइबर्स होंगे। और सबसे लेट कौन से होंगे, ए फाइबर्स। और हाइपोक्सिया, यानी कि अगर किसी बंदे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा उस बंदे के अंदर, सबसे पहले बी फाइबर्स की डेथ होएगी, क्योंकि बी फाइबर्स जो हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं ऑक्सीजन के लिए। फिर उसके बाद में ए फाइबर्स की डेथ होएगी, और सबसे लास्ट में सी फाइबर्स की, क्योंकि सी फाइबर्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बी को, इसीलिए बी सबसे पहले मरेगा, ये बी फाइबर्स। अब गिलायल सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, ये क्या है, गिलायल सेल्स। ठीक है, तो ये गिलायल सेल्स जो हैं ब्रेन में पाए जाते हैं, इनका काम क्या क्या होता है। एक, सबसे पहले ब्रेन में कौन सा ग्लायल सेल पाया जाता है, ओलिगोडेंडरोसाइट, दूसरा श्वान सेल, तीसरा माइक्रोग्लिया और तीसरा एस्ट्रोसाइट्स। तो ये तो हमने पढ़ लिया था पीछे कि ओलिगोडेंडरोसाइट्स और श्वान सेल्स का काम क्या होता है, माइलिनेशन का। ओलिगोडेंडरोसाइट क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, सीएनएस में करते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिनेशन कराते हैं, नर्व पे। ठीक है, और श्वान सेल्स कहाँ कराते हैं, इसके अलावा पूरी बॉडी में, पेरीफेरल नर्व्स में, कहीं पे भी। ठीक है, फिर क्या आता है, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, यानी कि कुछ भी कोई खा के ब्रेन में ख़त्म होता है, उसको मतलब कोई भी चीज़ ब्रेन में आती है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उसको खा के ख़त्म करने का जो काम होता है वो काम होता है माइक्रोग्लियल्स का। फिर आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, जो ब्लड के और ब्रेन के बीच में जो बैरियर बनता है कि ब्रेन, अगर ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ है, तो वो ब्रेन के अंदर तक ना जाए, उसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो एस्ट्रोसाइट्स करते हैं, ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं। अब न्यूट्रोफिन्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिन्स जो होते हैं वो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नर्व को ग्रो कराते हैं, नर्व की ग्रोथ कराने का काम करते हैं वो। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन चालू करने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंडोक्राइन की, क्या नाम है, एम्ब्रियोलॉजी, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बनती कैसे है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनती है, कि क्या होता है,
ओरल एक्टोडर्म होती है, ओरल एक्टोडर्म को क्या कहा जाता है, स्टोमोडियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ओरल एक्टोडर्म क्या बनाती है, रैत के स्पाउच बनाती है, जो किससे बनता है, सरफेस एक्टोडर्म या ओरल एक्टोडर्म से बनता है। तो रैत के स्पाउच कैसे बनता है, ये वाली जो लाल वाली लाइन है, ये लाल वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला, ये कौन बना रहा है, सरफेस एक्टोडर्म बना रही है, या ओवरल एक्टोडर्म बना रही है, या स्टोमीडियम। तीन नाम हैं इसके, तीनों में से तीनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में स्टोमीडियम से क्वेश्चन आया था कि रैत के स्पाउच किससे बनता है, तो रैत के स्पाउच स्टोमीडियम से बनता है, ठीक है, मुझे याद है वो क्वेश्चन। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन बनाता है, रैत के स्पाउच कौन बनाता है, स्टोमीडियम बनाता है। ओरल एक्टोडर्म बनाती है ये सरफेस एक्टोडर्म। ऊपर से एक दूसरा हिस्सा आता है येलो कलर का, जो है ये हिस्सा कहाँ से आता है, ये इन्फंडिबुलम से आता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड ग्रोथ क्या कहलाती है, इन्फंटिबुलम कहलाती है, ठीक है। ये आता कहाँ से, ये न्यूरो एक्टोडर्म से आता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये न्यूरो एक्टोडर्म है हमारी, और ये जो है लाल वाला, ये ओरल एक्टोडर्म, स्टोमीडियम या सरफेस एक्टोडर्म है। तो न्यूरो एक्टोडर्म ऐसे करके नीचे की तरफ को आएगी, और जो नीचे सरफेस एक्टोडर्म, ओरल एक्टोडर्म या स्टोमीडियम है, वो ऐसे करके जाएगा ऊपर को। तो इसने ये ऐसे करके क्या बना लिया, एक पाउच बना लिया, थैला बना लिया, ठीक है। फिर वो थैला क्या होता है, इससे डिटैच होके ये ऐसे करके इधर से डिटैच हो गया, और कहाँ चला गया, ऊपर इसमें जाके इन्फंडिबुलम में जुड़ गया, ठीक है। और जुड़ के क्या बना लिया, एक पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड बन गई, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनती है, तो जो रैथकेस पाउच होता है, यानी कि सरफेस एक्टोडर्म, स्टोमीडियम या फिर ओरल एक्टोडर्म से जो बना, ये क्या बनाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या क्या पार्ट बनाती है, एडिनो हाइपोफाइसिस बनाती है पार्स एंटीरियर यानी कि आगे को, पार्स ट्यूबरेलिस यानी कि जो ट्यूब होती है, ये जो है ये पार्स ट्यूबरेलिस बनाती है, और फिर बनाती है पार्स इंटरमीडिया, यानी कि जितने भी ये देख, ये लाल रंग के पार्ट दिख रहे हैं, ये पार्स ट्यूबरेलिस, ये पार्स डिस्टेलिस, और बीच में जो है ये पार्स इंटरमीडिया। तो ये लाल वाले पार्ट जो भी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन पार्ट कौन बनाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और पार्स डिस्टेलिस का दूसरा नाम क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो पीछे का पार्ट होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है, तो ये पार्ट, येलो वाला पार्ट कौन बनाता है, जिसको पार्स नर्वोसा कहते हैं, ये कौन बनाता है, ये बनाता है न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। आगे समझ में। तो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो मेन पार्ट होते हैं। छोटे छोटे दो पार्ट और होते हैं, एक पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया, ये तीनों लाल रंग वाले किससे मिलके बनते हैं, रैत के पाउच से बनते हैं या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस से। और जो पार्स नर्वोसा होता है, ये किससे बनता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसको दूसरा नाम, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बनता है न्यूरो एक्टोडर्म से। देखो अभी हमने पढ़ा क्या नाम है, ये पिट्यूटरी की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनती कैसे है। तो हमने वहाँ पर पढ़ लिया कि जो पिट्यूटरी होती है, ये दो पार्ट में बनती है, ठीक है। एक पार्ट बनाता है ओरल एक्टोडर्म, और एक पार्ट बनाता है न्यूरो एक्टोडर्म। तो ओरल एक्टोडर्म जो भी पार्ट बनाता है, वो तीन पार्ट बनाता है, ठीक है। कौन कौन सा बनाता है, पार्स नहीं लगाऊंगा, जगह नहीं है, तो पार्स इधर लिख देता हूँ। तीनों पार्स कहलाते हैं। तो पहला पार्स क्या हो गया, पार्स पहला पार्ट क्या हो गया, पार्स डिस्टेलिस। दूसरा पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरो एक्टोडर्म जो बनाती है, सिर्फ एक पार्ट बनाती है, तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पार्स नर्वोसा।
और इसी का दूसरा नाम और क्या होता है, ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। और दूसरा नाम इसका क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। पार्स डिस्टेलिस का दूसरा नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी। आगे समझ में। तो ये अलग अलग नाम से ये इन पार्टों को जाना जाता है। अब क्या है, पिट्यूटरी के 3 पार्ट हमें इधर मेनली पढ़ने हैं। एक हमें एंटीरियर पढ़ना है, एक हमें इंटरमीडिएट पढ़ना है, एक पोस्टीरियर पढ़ना है। तो पिट्यूटरी का मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, रफ डायग्राम। ठीक। और ये येलो वाला पार्ट था। तो ये कौन कौन से पार्ट हो गए, ये वाला हो गया पार्स ट्यूबरैलिस हो गया, ये डिस्टेलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत लंबी लिस्ट है, याद मत करो। याद बस क्या कर लो, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन याद कर लो और एडीएच याद कर लो, ये 2 हार्मोन याद कर लो कि ये 2 हार्मोन जो होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि पीछे वाले पार्ट से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होती हैं। ठीक है। और इंटरमीडिएट से मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होती है। ठीक। बस ये याद कर लो, बाकी जितनी हार्मोन सिक्रीट होती हैं वो कहाँ से सिक्रीट होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एसीटीएच को, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ब्रदर क्यों बनाया, बताया दोनों को एक दूसरे का, क्यों, क्योंकि ये दोनों का काम क्या होता है, स्किन के कलर को डार्क करना होता है। ठीक है। मेलानिन सिक्रीट करके टैनिंग करने का काम होता है। ये तो लिखा हुआ भी है कि जो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन के कलर चेंज के लिए। एनिमल्स में कलर चेंज कराती है और ह्यूमंस में क्या कराती है, स्किन को डार्क कराती है, टैन कराती है। ठीक है। कैसे कराती है, POMC के थ्रू, यानी कि प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन के थ्रू। तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, ओपियोइड, मिलेनिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, ये तीनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है। और जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन हो गई, ये भी क्या कराती है, पिगमेंटेशन कराती है। आगे समझ में। और क्या कह रहा है, अगर मान लो हमने पिट्यूटरी स्टॉक को कट कर दिया, ये पिट्यूटरी स्टॉक हमने इधर से कट कर दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से निकाल के अलग कर दिया, तब भी कौन सी हार्मोन है जो सिक्रीट होती रहेंगी, डिक्रीज़ नहीं होंगी। एक इकलौती हार्मोन है कि सारी की सारी एंटीरियर पिट्यूटरी की जो भी हार्मोन है सब डिक्रीज़ हो जाएंगी, किसको छोड़ के, प्रोलैक्टिन को छोड़ के। प्रोलैक्टिन जो रहेगी वो सिक्रीट होती रहेगी अगर पिट्यूटरी स्टॉक को कट भी कर दें तो। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में कौन कौन सी हार्मोन होती हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है, उसके कंट्रोल में जो होती हैं हार्मोन, वो क्या करता है, पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि ये मेरे पास सिग्नल आया है, तेरे पास ये हार्मोन रखी हैं, तू इनको सिक्रीट करके बॉडी में भेज। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यह क्या है, ये हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराने वाली हार्मोन अपने पास रखता है, यानी कि सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है कि मान लो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज़ कराने के लिए सिग्नल भेजेगा। तो रिलीज़ कराने के लिए जो सिग्नल भेजेगा, तो वो सिग्नल क्या कहलाता है, वो सिग्नल कहलाते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज़ कराने के लिए एक सिग्नल भेजेगा तो उन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। ऐसे ही CRH हो गया, PIH हो गया, यानी कि ये ये रिलीजिंग वाली नहीं होती है, ये होती है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन हमारी कहाँ से अभी ये मैं ऊपर एक चीज़ पढ़ा रहा था कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अभी हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम पिट्यूटरी स्टॉक को कट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिट्यूटरी स्टॉक है, इसको हमने अगर कट कर दिया तो क्या होएगा, सारी की सारी हार्मोन जो भी हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता था वो यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हार्मोन हमने पढ़ा था कि एक हार्मोन होएगी कौन सी, प्रोलैक्टिन, वो आती रहेगी नीचे। वो आती रहेगी नीचे का मतलब क्यों आती रहेगी ये कट होने के बाद भी, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है लगातार कंटिन्यूसली जो होती है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होती रहती है, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर क्या लगता है, ब्रेक लगता है। ब्रेक किससे लगता है, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, PIH, क्या चीज़, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाली हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। जब हम इसको काट देंगे वो हार्मोन यहाँ पे नहीं आएगी, प्रोलैक्टिन जो होगा वो इनहिबिट नहीं होगा, और इनहिबिट नहीं होएगा यानी कि ये प्रोलैक्टिन कंटिन्यू रिलीज़ होती रहेगी। ये है लफड़ा इसके अंदर। अब अगली क्या चीज़ पढ़नी है हमें, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, या ग्रोथ हार्मोन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी हार्मोन किस किस जगह से रिलीज़ होती है। हमने कहा था कि अगर याद करने का एक ही अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा क्या है, इसको 3 पार्ट में बांट लो, ठीक है। वो 3 पार्ट क्या क्या थे, एक एंटीरियर पार्ट था, एक इंटरमीडिएट बीच का था, एक पोस्टीरियर था। तो मैंने कहा था सिर्फ पोस्टीरियर वाली हार्मोन याद रखना। तो पोस्टीरियर की 2 हार्मोन याद रखने को बोला था मैंने। एक बोला था, सॉरी प्रोलैक्टिन नहीं, एक बोला था मैंने ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एक बोला था ADH। और इंटरमीडिएट से क्या था, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। ये याद कर लो बस, और इसकी लंबी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती हैं। बस ये याद कर लो कि ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होती हैं, तो बाकी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन ना इस लिस्ट में आ रही है पोस्टीरियर की, ना ग्रोथ हार्मोन इंटीरियर इंटरमीडिएट की लिस्ट में आ रही है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है। ग्रोथ हार्मोन को दूसरे नाम से सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन इसका ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है। और सोमेटोस्टैटिन, स्टैटिन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिन से यहाँ मतलब है स्टैटिक, यानी कि कोई भी चीज़ क्या है, हिंदी में बोलें तो स्थिर, इंग्लिश में बोलें तो इमूवेबल, यानी कि मूव ना कर सके। स्टैटिक का मतलब होता है, यानी कि ये स्टैटिन जो है ये किससे प्रेरित है, स्टैटिक। तो कहने का क्या मतलब है, सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के मूवमेंट को ये इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को क्या बनाता है, इमूवेबल। अब ग्रोथ हार्मोन मूव नहीं करेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी आने जाना नहीं करेगा, तो कोई काम नहीं करेगा, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट हो गया, ये इमूवेबल। ग्रेलिन क्या करता है, ग्रेलिन स्टिमुलेट करता है। अब हमने ग्रेलिन पीछे पता है CNS में भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, CNS में, ये है, मैंने CNS में पढ़ाया था ग्रेलिन के बारे में, ठीक। तो ग्रेलिन के बारे में मैंने ये पढ़ाया था। ग्रेलिन क्या कर रहा था, सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, हंगर सेंटर को इनहिबिट करती हैं, चाहे गट पेप्टाइड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे लेप्टिन हो। सिर्फ एक चीज़ थी ग्रेलिन, वो क्या करता है, भूख बढ़ाता है, भूख को स्टिमुलेट करता है, हंगर सेंटर को। अब यही ग्रेलिन हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यही ग्रेलिन हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन में, ठीक है। तो ये ग्रेलिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, ठीक है।
तो गिरेलिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को, और सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। आगे समझ में, कहाँ कौन से लेवल पर करेगा, पिट्यूटरी के लेवल पे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मैंने बताया था, जितनी भी रिलीजिंग हार्मोन होती हैं वो रिलीजिंग हार्मोन क्या होती हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ठीक है, ये हमारा लीवर हो गया, ठीक, और ये रिसेप्टर हो गया जहाँ पे एक्शन करना है जाके इस हार्मोन को। तो क्या होएगा, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा, स्टिमुलेट करा क्या, रिलीज़ करने का। तो उस रिलीज़ करने के सिग्नल को क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ठीक है। इस GHRH जब यहाँ पे आई, ये GHRH, इसने क्या करा, ग्रोथ हार्मोन को निकलवाया, रिलीज़ कराया, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुई। इसका दूसरा नाम क्या है ग्रोथ हार्मोन का, सोमेटोट्रोपिन। ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे गई, इस ग्रोथ हार्मोन ने लीवर पे जाके एक्शन करा, ठीक है। क्या एक्शन करा, लीवर से क्या एक प्रोटीन सेक्रेट कराया जिसका नाम क्या होता है, सोमेटोमेडिन, और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं इसको 1, यानी कि IGF-1। और ये क्या करेगा, यहाँ पे रिसेप्टर पे आके ये क्या है, ये ये क्या नाम है, इस रिसेप्टर पे आके बैठ गया, ये क्या है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है। ये इसके अंदर आके अपने रिसेप्टर पे आके बैठ गया और इसने क्या करा, अपना एक्शन करा, मेन एक्शन। क्या मेन एक्शन करा, प्रोटीन को, इसने प्रोटीन को इंक्रीज़ कराया और फैट को डिक्रीज़ कराया, ठीक है। और अगर मान लो किसी बंदे में इस इंसुलिन की क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने को क्या क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है, ठीक है, यानी कि शुगर की बीमारी हो गई। इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा रिसेप्टर, इंसुलिन यहाँ पे आके बैठेगी नहीं, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ता रहेगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में या शुगर में, ठीक है, फ्रक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज इसमें, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हो गई हमारे ग्रोथ हार्मोन की बात। अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा होगी तो किसी इंसान की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर किसी इंसान की ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो वो खली जैसा बन जाएगा, लंबा चौड़ा भूतिया बिल्कुल। तो अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है और बच्चे ज़्यादा क्या नाम है वो हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र से ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े लगने लगते हैं, हाथ बहुत लंबे हो गए, चेहरा बहुत लंबा हो गया, तो बच्चों में उस बीमारी को गाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर एडल्ट्स में होती है बीमारी, एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है, तो एडल्ट्स लंबे चौड़े हो जाते हैं, तो उसको एक्रोमेगैली कहते हैं। ऐसे ही अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम रहेगी तो इंसान गंठा रह जाएगा, बौना या गंठा कहलाएगा वो, ठीक है। तो इसी की एक कहानी है, क्या, अफ्रीका में पिग्मीज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही गंठे, बहुत छोटे छोटे आदमी पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेवी लोरान ड्वार्फ हो गए या अफ्रीकन पिग्मीज हो गए, वो इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, कि उनकी बॉडी में जो डिफेक्ट है वो किसके अंदर है, सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन का दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। इसका जो रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर कौन सा, ये हमने पीछे पढ़ा, ये रिसेप्टर है लाल वाला, इस रिसेप्टर में डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आ रहा है, ये ब्लैक वाला, इस पर बैठ नहीं पाता है ढंग से, जिससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। कौन सा, अफ्रीकन पिग्मीज और लेवी लोरेन ड्वार्फ। तो इनके अंदर डिफेक्ट क्या होता है, इनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर होता है, मेन चीज़ ये हाईलाइट करने की है, इनमें मेन कमी जो होती है रिसेप्टर की होती है। इनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं है, रिसेप्टर की कमी है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है या ग्रोथ हार्मोन कम हो जाती है, तो उससे नॉर्मली जनरल बीमारियां ये होती हैं। ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने से गिगेंटिज्म और एक्रोमेगैली होता है, ग्रोथ हार्मोन के कम होने से ड्वार्फिज्म होता है।
ये तो ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होने की बीमारी है, और ग्रोथ हार्मोन की अगर रिसेप्टर में डिफेक्ट है, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर है, ठीक है, और इस रिसेप्टर पे ये आना है, ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर है। तो अगर रिसेप्टर में डिफेक्ट है तो कौन सी बीमारी होगी? तो बीमारी कहलाती है अफ्रीकन पिग्मीज या लेवी लोरान ड्वार्फ होते हैं उससे पैदा। अब आओ किसी भी हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मैंने अभी कल फिर से पढ़ाया था, तो कल मैंने 3 तरीके के रिसेप्टर पढ़ाए थे, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़। कौन से 3 तरीके के रिसेप्टर थे? ये क्या है, ये कोई भी सेल है, ठीक है, इस सेल के ऊपर क्या है, ये सेल के ऊपर रिसेप्टर है, ये मैं रिसेप्टर का शेप बना रहा हूँ, ये रिसेप्टर है। अगर सेल के ऊपर रिसेप्टर है तो ये क्या कहलाता है, ये रिसेप्टर क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर क्या होता है, अंदर होता है सेल के, तो ये सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में ग्रीन ग्रीन सारा, ठीक है, तो सेल के अंदर रिसेप्टर पाया जाएगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। अब सेल के अंदर और क्या पाया जाता है, सेल के अंदर ये क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो रिसेप्टर है ये क्या कहलाता है, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। आ गया समझ में? क्या क्या रिसेप्टर हो गए, एक सेल की मेम्ब्रेन पर बैठा हुआ है, एक सेल के साइटोप्लाज्म में है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। सेल की 3 चीज़ होती हैं, सेल की 4 दीवारी होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल के अंदर का पार्ट होता है वो क्या, साइटोप्लाज्म कहलाता है, और एक सेल का सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो क्या होता है, जितनी हार्मोन होती है हमारी बॉडी में, सारे के सारे हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सारी की सारी हार्मोन्स, चाहे वो प्रोटीन हार्मोन्स हों चाहे कैटिकोलामाइंस हों, यानी कि स्टेरॉयड, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। सिर्फ और सिर्फ कौन सी हार्मोन होती है जिसके क्या नाम है, रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो वो होती है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ये आ रही है, इसका थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर है। फिर स्टेरॉयड हार्मोन होती हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होती हैं, सारी की सारी स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में, थायराइड का रिसेप्टर न्यूक्लियस में, ठीक है, और ऑल हार्मोन्स का सारी की सारी का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है। किसको छोड़ के, थायराइड को और स्टेरॉयड को छोड़ के, क्योंकि थायराइड का कहाँ पे पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पे, स्टेरॉयड का कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पे। किसको छोड़ के, सारी की सारी जितनी भी हमारी ऑल सेक्स हार्मोन्स आर, जितनी भी सेक्स हार्मोन्स होती हैं सारी की सारी स्टेरॉयड हार्मोन्स होती हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरॉन हो, सबकी सब क्या होती हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होती हैं। तो इन स्टेरॉयड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। सिर्फ किसको छोड़ के, एक को छोड़ के, किसको,
एस्ट्रोजन को छोड़ के। ये एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन, इस एस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है? इस एस्ट्रोजन का रिसेप्टर जो पाया जाता है वो थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर जैसे न्यूक्लियस में जा रहा है, ऐसे ही इस एस्ट्रोजन का रिसेप्टर जो होता है, ये एस्ट्रोजन, इसका रिसेप्टर भी न्यूक्लियस पे होता है। तो न्यूक्लियस पे कौन सी दो हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं? एक थायराइड का और एक एस्ट्रोजन का न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, इंट्रा न्यूक्लियर। इसके अलावा जितनी भी स्टेरॉयड हार्मोन होती हैं, इसका रिसेप्टर क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। और बची बाकी की सारी हार्मोन जो भी है हमारी बॉडी में, इनका कहाँ पर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर क्या हो गया? ये जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है और इस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है। तो सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी होना है तो उसके लिए क्या होगा? पहले सिग्नल का, प्राइमरी सिग्नल का आना ज़रूरी है। तो एक कोई प्राइमरी सिग्नल आके इस रिसेप्टर से जुड़ा, ये क्या है? प्राइमरी मैसेंजर, पहला मैसेंजर। ये प्राइमरी मैसेंजर क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी लीगेंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी हार्मोन हो सकती है और कोई भी सिग्नल हो सकता है, ठीक है। ये प्राइमरी मैसेंजर आके लगा तो इसने क्या करा? सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी कराई, सेल के अंदर सिग्नल भेजा, ठीक है, एक सेल के अंदर सिग्नल भेजा, सेल के अंदर सिग्नल गया तो बाहर से सेल के अंदर सिग्नल गया, फिर सेल के अंदर सिग्नल जाके सेल में कोई एक्टिविटी हुई, कुछ एक्टिविटी हुई, तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हुई सेल के अंदर जाके, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि कोई चीज़ ए वो किस में कन्वर्ट हो रही है? चीज़ बी में कन्वर्ट हो रही है, और ये चीज़ बी क्या कर रही है? सेल के अंदर एक्टिविटी करा रही है। तो फिर इस ए चीज़ को बी चीज़ में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये कोई भी हार्मोन हो, कोई भी सिग्नल हो, इसको ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए जिससे ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए, ये इसकी क्या हो सकती है? ये इसकी एक्टिव फॉर्म हो सकती है। और ये एक्टिव फॉर्म क्या कराएगी? एक्टिविटी कराएगी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर हमारी। तो ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें सिग्नल मिल चाहिए था, वो सिग्नल क्या कहलाता है हमारा? या वो मैसेंजर, या वो भी क्या कहला वो चीज़ क्या कहलाती है? सेकेंडरी मैसेंजर कहलाती है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या हो सकते हैं? ये साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी हो सकता है, जैसे हमने माइक्रो में पढ़े थे। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकता है, IP3 DAG कहलाता है। ये कैल्शियम भी हो सकता है, ये टायरोसिन काइनेज भी हो सकता है, या फिर जैक स्ट्रेट पाथवे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, थायराइड, ठीक है। तो ये इमेज इतनी क्या नाम है, क्लियर नहीं है समझने के लिए, तो मैं ये पूरे टॉपिक को एक अलग से टॉपिक पर समझा रहा हूँ। किस पे? ये ऑस्मोसिस का। तो इसमें क्या है, ये पूरा सेम ही है थायराइड के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, थायराइड का सिक्रीशन सिंथेसिस कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम क्या करते हैं? ये क्या है? हमने क्या करा, हम क्या खाते हैं? हम टाटा का नमक खाते हैं, ठीक है। टाटा नमक के ऊपर लिखा हुआ भी होता है आयोडीन रिच, ठीक है। तो हम नमक खाते हैं, नमक के अंदर होता है आयोडीन, वो आयोडीन हमारी बॉडी में आया, ठीक है, आयोडीन वो हमारी बॉडी में आया। उसके बाद में क्या होता है, वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, और कहाँ पे चला गया? पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब हो गया, और कहाँ? हमारे ब्लड में आ गया अब ये आयोडीन एब्जॉर्ब होके, ये आयोडीन,
ठीक है। अब कहानी यहाँ से चालू होती है। होता क्या है कि ब्लड वेसल है यहाँ पे, तो ये ब्लड वेसल में क्या हुआ, ये ब्लड वेसल के अंदर हमारा आयोडीन आ गया। ठीक, ये आयोडीन आया। ये आयोडीन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो थायराइड है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये ऐसे कट करके, और इसको जूम करा। इसको जब हमने जूम करा तो जूम करके हमने क्या देखा, ऐसे 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 करके एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं हमारे फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल्स मिलके पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, और इस सर्कल को क्या कहा जाता है, फॉलिकल कहा जाता है। और ये एक एक इसको क्या कहा जाता है, इसको फॉलिकुलर सेल कहा जाता है। अब क्या है, ये ब्लड वेसल है हमारा। ठीक, और ये हमारे फॉलिकुलर सेल, मतलब एक फॉलिकल है पूरा, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये आपस में कांटेक्ट में हैं। तो इसी को हमने जूम करके देख रहे हैं। अब क्या जूम करके देख रहे हैं, ब्लड वेसल फॉलिकुलर सेल्स के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इस फॉलिकुलर सेल में क्या हो रहा है, सबसे पहले फॉलिकुलर सेल के अंदर क्या पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या सिक्रीट होता है, थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, वो थायरोग्लोबुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इस थायरोग्लोबुलिन में से जा, ये थायरोग्लोबुलिन कैसे बनता है, टायरोसिन से बनता है। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन, तो थायरोग्लोबुलिन में क्या पाया जाता है, टायरोसिन का रेजिड्यू पाया जाता है। आगे समझ में। तो पहला एमसीक्यू बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के लिहाज से क्या हो गया कि थायरोग्लोबुलिन किसके अंदर रिच होता है, कौन से अमीनो एसिड में, टायरोसिन में, टायरोसिल। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है, एक सिम्पोर्ट पाया जाता है। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो उसको सिम्पोर्ट कहते हैं। जैसे इधर हमारा सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर है। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर क्या करता है, ये अंदर क्या लेके आता है, ऊपर क्या हो गया, ये सोडियम अंदर लेके आ रहा है सेल के, ये सेल है, और नीचे क्या है, आयोडीन, आयोडीन अंदर आ रहा है। तो दो सोडियम अंदर आ रहे हैं, एक आयोडीन अंदर आता है सेल के अंदर। कहाँ से, ब्लड वाली साइड से, ब्लड वेसल से। इसको क्या कहा जाता है, बेसोलेटरल साइड। तो जब भी ब्लड वाली साइड कहीं पे डिस्कस होएगी, उसको बी से ब्लड, बी से बेसोलेटरल याद रखना। ठीक है, फिर क्या होता है, ये बेसोलेटरल साइड से सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू सोडियम आयोडाइड सेल के अंदर आ गए, किसके, फॉलिकुलर सेल के अंदर। अब सोडियम तो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आयोडीन अंदर आया था, ये आयोडीन ऐसे, ये जो वॉल है जिसके पार ये जा रहा है, इसको एपिकल साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ निकल रहा है, आयोडीन कहाँ से एंटर हुआ था, बेसोलेटरल साइड से फॉलिकुलर सेल के अंदर एंटर हुआ था, और फिर फॉलिकुलर सेल से एपिकल साइड में जा रहा है, किसके थ्रू निकल के, इसको पेंडरिन कहते हैं। ये इधर है लिखा हुआ सर के नोट्स में, पेंडरिन। तो पेंडरिन कहते हैं। तो पेंडरिन का काम क्या होता है, पेंडरिन के थ्रू क्या आता है, ये पेंडरिन है जैसे। ठीक है, ये क्या है, पेंडरिन। पेंडरिन क्या है, एक एक्सचेंजर है। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू होता यह है, सेल के अंदर क्या आता है, एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, अदला बदला करना। यानी कि कुछ अंदर आएगा तो बदले में बाहर जाएगा। तो अंदर क्या आ रहा है, अंदर क्लोराइड आता है। ठीक है, और बाहर क्या जाता है, आयोडाइड जाता है। ठीक है, आयोडीन यानी कि। तो होता क्या है, इस पेंडरिन के थ्रू जो अंदर ये आयोडीन आया था, ये बाहर चला जाता है कहाँ पे, एपिकल साइड में। अब एक एपिकल साइड में जाके ये जो आयोडीन होता है, ये क्या होता है, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करती है, इस आई निगेटिव वाले थायराइड को कन्वर्ट कर देती है किस में, आई टू में। ठीक है, आई टू यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये ऑक्सीडेशन कौन कराता है, आयोडीन का, थायराइड परऑक्सीडेज कराता है। ठीक है, अब
थायराइड पर ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये क्या होएगा, ये जो I2 बना, ठीक है, ये क्या करेगा, इस थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन वाले रेजिड्यू से, ये टायरोसिल रेजिड्यू से जाके ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये जाके बाइंड हुआ, तो बाइंड होके इसने क्या बनाया, अगर टायरोसिन के रेजिड्यू से एक आयोडीन आके बाइंड होता है तो मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। अगर टायरोसिन के रेजिड्यू से एक आयोडीन आता है तो मोनो, यानी कि एक, मोनो आयोडो यानी कि आयोडीन। ऐसे ही अगर टायरोसिन के रेजिड्यू से क्या होता है, डाई, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो आयोडीन, एक दो, ये दो आयोडीन आयोडो यानी कि आयोडीन, दो आयोडीन आके बाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाई आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन। अब क्या कहता है, T3 और T4 कैसे बनते हैं, तो अगर एक मोनो, ठीक है, अगर मोनो बाइंड हो रहा है इसका मतलब एक, और अगर डाई बाइंड हो रहा है मतलब डाई है तो दो आयोडीन हो गए, तो दो प्लस एक क्या होता है, 3 होता है। ऐसे ही डाई यानी कि दो और डाई यानी कि दो, अगर डाई डाई होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, T4, यानी कि 2 + 2 मिलके क्या बनाता है, 4। आगे समझ में कि T3 कैसे बनता है, T3 एक डाई के मिलने से यानी कि दो, और प्लस एक मोनो के मिलने से T3 बनता है, और एक डाई और एक डाई दोनों मिलके क्या 4 बनाते हैं, T4 बनाते हैं। अब ये तो हमने एक काम पढ़ लिया, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम का काम पढ़ लिया। अब हमें काम पढ़ना है एक एंजाइम का और का, जिसका नाम होता है डी आयोडीनेस। तो हमारी जो T4 एंजाइम होती है, ठीक है, ये T4 क्या होती है, रिज़र्व फॉर्म में रिज़र्व रखी हुई रहती है बॉडी के अंदर हमारी, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये T4 जो होती है T3 में कन्वर्ट होती है, दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है ये T4, एक तो T3 में कन्वर्ट होती है और एक RT3 में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन कौन कराता है, ये कन्वर्जन कराती है डी आयोडीनेज एंजाइम जो होती है, ये कन्वर्ट करती है किसको, T4 को T3 में, या फिर T4 को RT3 में। कौन करता है ये, डी आयोडीनेज, दोनों ही, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, दोनों जगहों, दोनों को कन्वर्ट कौन करता है, T4 को T3 में और T4 को RT3 में डी आयोडीनेज करती है। अब जो ये होती है हमारी T3, ये एक्टिव फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में काम करती है, हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटी कराती है। और जो RT3 होती है ये पूरी दिखने में स्ट्रक्चरली सेम होती है, किसकी तरह, T3 की तरह, लेकिन ये क्या है, R का मतलब क्या है, रिवर्स T3, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होती है T3 की तरह, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। क्या नाम है, जो T3 काम करती है ये करती ही नहीं है वो, ये है इसका फंडा बस। ये हमारा T3 का सिंथेसिस हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो टायरोसिन होता है किससे, अगर एक आयोडीन बाइंड करता है तो मोनोआयोडो टायरोसिन, और अगर दो आयोडीन बाइंड कर रहे हैं, एक और दो, तो ये क्या बनता है, डाई आयोडो टायरोसिन। तो अगर कोई डाई डाई मिल रहे हैं तो 4 बन रहे हैं, दो दो के मिलने से एक डाई मिल रहा है, एक एम मिल रहा है, तो ये क्या बन रहा है, T3 बन रहा है। और एक डाई और एक एम मोनो मिल रहा है तो RT3 बनता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता है। ये जाके T3 के रिसेप्टर पर बैठ भी जाएगा तो कोई एक्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एक बीमारी में होता है बस, ठीक है। तो जो ये क्या नाम है, जो ये क्या होता है, जब
टायरोसिन आयोडीन के साथ में ऐड होता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। और जब ये डाई डाई के साथ जुड़ता है या डाई मोनो के साथ जुड़ता है, इसको कहा जाता है कपलिंग। ठीक है, तो कपलिंग कौन कराता है? थायराइड परऑक्सीडेज कराती है कपलिंग। और ऑर्गेनिफिकेशन भी कौन कराता है? थायराइड परऑक्सीडेज। तो दोनों काम, ऑर्गेनिफिकेशन भी और कपलिंग भी, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग, ये कौन कराता है? ये थायराइड परऑक्सीडेज। ठीक है, अब इस थायराइड परऑक्सीडेज को कौन से ड्रग होते हैं जो इनहिबिट कर सकते हैं? तो इस थायराइड परऑक्सीडेज को कौन कौन से ड्रग इनहिबिट करते हैं? कार्बामीजोल और गोइट्रिन। ठीक है, ये जो परऑक्सीडेज है ये कार्बामीजोल के द्वारा इनहिबिट हो सकती है और गोइट्रिन के थ्रू इनहिबिट हो सकती है। ठीक है, और जो सोडियम आयोडाइड का सिम्पोर्टर है, यानी कि जो ये था जिसके थ्रू ब्लड से आयोडीन अंदर आ रहा था फॉलिकुलर सेल के अंदर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, इसको कौन इनहिबिट करता है? इसको इनहिबिट करने वाले कौन कौन से ड्रग, कौन कौन सी चीज़ें हैं? नाइट्रेट हो गया, आइसोसाइनेट हो गया, परक्लोरेट हो गया। ठीक है, नाइट्रेट, आइसोसाइनेट और परक्लोरेट, ये क्या करते हैं? जो सिम्पोर्टर था, क्या सिम्पोर्टर था? सिम्पोर्टर यानी कि सेम डायरेक्शन में कैरी करने वाला, यानी कि अंदर जा रहा है ये भी लेके, ये भी सेम डायरेक्शन में अंदर लेके जा रहा है। ये क्या है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो इसको इनहिबिट कौन करता है? ये इनहिबिट किसके द्वारा होता है? ये इनहिबिट होता है किस किस के द्वारा? नाइट्रेट, परक्लोरेट और तीसरी चीज़ क्या है? आइसोसाइनेट। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ बन के आती है वो T4 बन के आता है, और जब जब बॉडी को ज़रूरत होती है वो T3 में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब बनती तीनों चीज़ें हैं बॉडी में। T4 सबसे ज़्यादा होता है, T3 उससे कम होता है और R3 कब से सबसे कम होता है। और जो पेरिफेरल कन्वर्जन होता है किसका, मैंने पीछे बता दिया था ये डायग्राम के अंदर, कि जो T4 होती है T3 में कन्वर्ट होती है ना, T4 T3 में जो कन्वर्ट हो रही है किसके द्वारा होती है? डी आयोडीनेज के द्वारा कन्वर्ट होती है, ये लिखा हुआ है। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स को या टायरोसिन को या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को, थायराइड से रिलेटेड कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। फिर होता है ट्रांस थायरेटिन, देख नाम में ही आ रहा है थायरेटिन। ठीक, और एल्ब्यूमिन। तो ट्रांस थायरेटिन का दूसरा नाम क्या होता है? प्री एल्ब्यूमिन। ठीक है, और हमने अभी पीछे पढ़ लिया था जब रिसेप्टर पढ़े थे कि जो थायराइड का रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? इंट्रा न्यूक्लियर होता है। इसके साथ में एक रिसेप्टर, एक हार्मोन का और रिसेप्टर इंटर न्यूक्लियर होता है। किसका होता है? एस्ट्रोजन ऑल्सो हैव इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, मेन हार्मोन क्या होती है जो एक्टिव फॉर्म में होती है? वो क्या होती है? T3 होती है। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की। अगर थायराइड हार्मोन की कमी होएगी तो हाइपो होएगा, और अगर थायराइड ग्लैंड का एक्सेस भी अगर हो जाएगा तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म ही होएगा। क्यों? जो एक्सेस होएगा थायराइड हार्मोन का वो थायराइड ग्लैंड को ख़त्म कर देगा, डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इस इफ़ेक्ट को वोल्फ चाइकोफ इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम का और फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट
इन दोनों चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन करना है इंटेस्टाइन से, ठीक है। बाकी अभी हम पढ़ रहे हैं पहले विटामिन D3 कैसे बनता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर क्या पाया जाता है, ये देखो, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इस कोलेस्ट्रॉल को क्या किस फॉर्म में होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है। तो जब भी सनलाइट पड़ती है हमारी स्किन पे, ये सनलाइट पड़ी, ठीक है, ये लिखा हुआ है सनलाइट, तो सनलाइट ने इस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलीकैल्सिफेरॉल में, ठीक है, D3 में यानी कि। और ये D3 का क्या होएगा, हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसका। D3 का हाइड्रोक्सिलेशन 2 जगह पे होता है, ठीक है। पहला हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होता है इसका, लिवर के अंदर, ठीक है, ये है, फक, पहला हाइड्रोक्सिलेशन इसका होता है लिवर के अंदर, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन पे आके लगता है, 25 नंबर पे कार्बन पे, ये लिखा हुआ है 25 OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहाँ पे आके लगता है, 25वें नंबर पे आके लगता है। तो इससे ये क्या बनता है, 25OH कॉलीकैल्सिफेरॉल। फिर क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन आती है, पैराथायराइड हार्मोन आके क्या करती है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे क्या अटैच करती है, आके OH ग्रुप को अटैच करती है आके, किसके थ्रू, कौन सी एंजाइम की मदद से, इंपॉर्टेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो पैराथायराइड हार्मोन किसकी मदद करती है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद करती है, जिससे क्या होता है, 1 नंबर के कार्बन पे जाके OH ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। और ये क्या बन जाता है फिर, ये बन जाता है हमारा 1,25 OH2 D3 कॉलीकैल्सिट्रायोल, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म होगी कैल्सिट्रायोल, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ये आते हैं अलग अलग कि लिवर में कौन से नंबर पे कार्बन लगता है, तो 25 नंबर पे के कार्बन पे लिवर में हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये आके लगता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। और किडनी में कितने नंबर पे कार्बन पे लगता है जाके, तो 1 नंबर कार्बन पे जाके OH ग्रुप लगता है किडनी में, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स होती है। आगे समझ में। अब आ गया हो पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या क्या होता है, पहला काम पैराथायराइड हार्मोन का ये होता है कि ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये क्या है, बोन है। तो दोनों जगह से क्या करना, दोनों जगह से मोबिलाइज कराना होता है, किसको, कैल्शियम को और फॉस्फेट को। तो ये कैल्शियम, ये फॉस्फेट हो गया। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को मोबिलाइज कराता है कहाँ से, बोन से और इंटेस्टाइन से। ये क्या है, बोन, ये क्या है, इंटेस्टाइन। और इसको कहाँ पे भेज रहा है, इसको भेज रहा है ब्लड में, ठीक है। बाकी दूसरा काम क्या होता है, ये क्या है, किडनी। इस किडनी को से क्या होता है, इस किडनी से रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, और सिक्रीशन किसका होता है, फॉस्फेट का। तो पैराथायराइड हार्मोन का इंटेस्टाइन में और बोन में सेम काम है, किडनी में अलग काम है। अब किडनी में ये होता कहाँ पे, DCT में होता है। और ये वाला जो स्टेप था किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन वाला, विटामिन D3 के एक्टिवेशन का, तो ये कहाँ पे होता है, ये PCT में होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि पैराथायराइड हार्मोन मोबिलाइज करती है कैल्शियम को, फॉस्फेट को, कहाँ से, हड्डी से और इंटेस्टाइन से, कहाँ की तरफ, ब्लड की तरफ भेजती है। फिर अगला स्टेप कह रहा है कि PTH क्या कराती है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को किडनी से रीअब्जॉर्ब कराती है, लेकिन सिक्रीट कराती है फॉस्फोरस को, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन का जो मेन एक्शन होता है वो फॉस्फेट यूरिक एक्शन होता है। मेन फॉस्फेट का वो होता है, यहाँ पे देखना क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। हाइपरकैल्सीमिया की अगर कोई मैग्नीफिसेंसी होती है, अगर किसी को यानी कि हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो रहा है किसी के अंदर, तो वो कैल्शियम किसके वजह से हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन के कैंसर के वजह से, PTHRP। अगर पैराथायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा,
तो एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेवल हो गया कैल्शियम का, लेकिन फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, बोन बोन जो होएगी वो वीक होएगी, क्योंकि हड्डियों को मेन मजबूती कौन पहुंचाता है, फॉस्फोरस पहुंचाता है। ठीक ऐसे ही अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बहुत कम हो गया तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक, और फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बोन बनेगी। इसीलिए कहा गया था कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन होता है वो फॉस्फेट यूरिक एक्शन होता है, यानी कि फॉस्फोरस से मेन लेना देना है। ठीक है, फॉस्फेट बहुत कम हो जाएगा तो वीक हो जाएगी बोन, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बोन। ठीक है, और हमने अभी पीछे पढ़ा कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। रिकेट्स में जब हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे ना और ब्लड में कैल्शियम का लेवल पता लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा उसमें, कि ब्लड में प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है रिकेट्स के अंदर, लेकिन जो फॉस्फेट का लेवल जो होता है वो गिर जाता है, यानी कि लो होता है। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, तीसरी चीज़ यहाँ पे आ गई। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा विटामिन D3, हमने पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, सिंपल याद कर लो, कैल्शियम को डिपॉजिट कराना होता है और फॉस्फेट को कहाँ पे, बोन के अंदर। आगे सुन, फिर क्या कह रहा है, अब टाइप 1 जो डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, टाइप 1 विटामिन D का रेजिस्टेंस होता है। जो अगर विटामिन D का रेजिस्टेंस है किसी बंदे को तो वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, कैल्सीट्रायोल को, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होती है हमारी विटामिन D3 की। और टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 विटामिन D रेजिस्टेंस में क्या होता है, टाइप 2 विटामिन रेजिस्टेंस में बंदे की बॉडी ना कॉलीकैल्सिफेरॉल को रिएक्ट करती है, ना ही कैल्सीट्रायोल को। ठीक है, इसमें कम से कम कैल्सीट्रायल के लिए बॉडी रिएक्ट तो करती है, रिस्पॉन्ड तो करती है। अगर किसी की बॉडी में कॉलीकैल्सिफेरॉल ये कैल्सीट्रायल नहीं बनने आया है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, विटामिन D रेजिस्टेंस की वजह से, विटामिन D रेजिस्टेंस टाइप 1, तो उसमें क्या होएगा, उसमें ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये सारे स्टेप होंगे ही नहीं, ये कैल्सीट्रायल बन के ही नहीं आएगा। तो बंदे को हम क्या करेंगे, ओरली देंगे। ठीक है, ओरली देंगे तो काम करेगा। लेकिन टाइप 2 वाले में क्या होएगा, इसको हम चाहे ये दें, चाहे कॉलीकैल्सिफेरॉल दें और उम्मीद करें कि इसके लिवर में और किडनी में जाके ये चेंज होके कैल्सीट्रायोल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी किडनी भी ख़राब हो चुकी है, उसका लिवर भी ख़राब हो चुका है, यानी कि उसका लिवर किडनी दोनों ख़राब हो चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स में टाइप 2 विटामिन D रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रीनल के ग्लैंड के बारे में। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, और ये नीचे जो है, मतलब पहले एड्रीनल ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, नीचे वाला कहलाता है मडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स क्या होती है, हमारी कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हमारी कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट में हुई, 1 2 3। ठीक है, तो सीधी सी एक कहानी याद रखना, जितना जितना ये, एक तो याद रखना, इसके नाम याद रखना है कॉर्टेक्स के। तो सबके नाम में जोना आता है, तो सबके नाम में जोना आता है, तो हम जोना लिख देंगे यहाँ पे, जोना जोना जोना। ठीक है, और याद कर लो इसको, सोना सोना सोना। ठीक है, फिर अब अलग अलग नाम कैसे याद करने हैं, हमने किडनी में क्या पढ़ा था, GFR होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऐसे ही याद करना है इसको। क्या है कि GFR, किडनी में GFR होता है, उसकी तरह याद कर लो। GFR से मैं क्या याद करा रहा हूँ यहाँ पे, GFR से मैं याद करा रहा हूँ जोना ग्लोमेरुलोसा।
जोना फैसिक्यूलेटा, ठीक है, और जोना रेटिक्यूलेरिस। आगे समझ में? तो ये तीनों नाम याद हो गए। सबसे ऊपर होता है ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेरिस, फिर फैसिकुलेटा, फिर रेटिक्यूलेरिस, ऐसे करके याद करा दिए। अब कौन कौन से पार्ट से क्या क्या सिक्रीट होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट से क्या क्या सिक्रीट होता है, तो वो क्या नाम है मैं बता दूं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले आदमी क्या होता है, आदमी ऊपर से नमकीन होता है, ठीक है। जब वो फिर क्या होता है, बाद में उसको प्यार हो जाता है तो वो मीठा हो जाता है। और प्यार होने के बाद में क्या होता है उनके बीच में, सेक्स। यानी कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे मिठास उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, स्वीटनेस बढ़ती जाएगी। कैसे? सबसे ऊपर क्या था, नमकीन था, फिर मीठा, फिर अंदर सेक्स, ठीक है। सेक्स बोले तो सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स, ठीक। और ऊपर क्या है, एल्डोस्टेरोन, और बीच में क्या है, मीठा यानी कि कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो सबसे ऊपर से क्या सिक्रीट होएगा, नमकीन। नमकीन क्या, नमक। नमक बोले तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कराती है, सोडियम का वो कराती है रिलीज, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराती है, ठीक। फिर मीठा यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से है लेना देना, और सेक्स यानी कि एंड्रोजन्स, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं वो कहाँ से रिलीज़ होती हैं, जोना रेटिकुलरिस से। कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज़ होता है, जोना फैसिकुलेटा से, ठीक। और नमकीन और एल्डोस्टेरोन यानी कि कहाँ से सिक्रेट होता है, सबसे ऊपर से। यानी कि जैसे जैसे अंदर घुसते जाओ मिठास बढ़ती जाती है, सबसे ज़्यादा मीठापन यहाँ पर आ जाता है आके। ये याद करने की सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई थी एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक। अब एपिनेफ्रीन पे आओ। तो एपिनेफ्रीन क्या होती है, एक नॉरएपिनेफ्रीन होती है, एक एपिनेफ्रीन होती है, ठीक। तो एपिनेफ्रीन, ये एपिनेफ्रीन का काम क्या होता है, एपिनेफ्रीन को फाइट, फ्लाइट, फियर, 3F वाली हार्मोन बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। तो स्ट्रेस जब भी होती है इंसान को तो स्ट्रेस में क्या रिलीज़ होता है, एपिनेफ्रीन होती है, ठीक। और एपिनेफ्रीन क्या करती है, अलर्टनेस बढ़ाती है, ग्लूकोज बढ़ाती, ग्लूकोज का लेवल या ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाती है, ठीक है। फिर एपिनेफ्रीन का एक स्पेशल क्या नाम है, एक्शन होता है कहाँ पे, बीटा 2 रिसेप्टर पे। बीटा 2 रिसेप्टर पे ये एक्ट करके एपिनेफ्रीन क्या कराती है, वेजो डायलेशन कराती है। कहाँ पे, स्केलेटल मसल के अंदर। ये हमने स्केची में देखा भी है। ये देखो इसका ये मुंह आगे से डायलेटेड है, ठीक है। इस वाली कहानी में हमने पढ़ा था, डायलेशन कराता है बीटा 2। तो बीटा 2 क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, स्केलेटल मसल में वेजो डायलेशन कराता है, और कोरोनरी में वेजो डायलेशन कराता है, ठीक है। तो यही सब है की बात कर रहा हूँ मैं, बीटा 2 का नॉर्मल एक्शन ये है। आओ अपनी कहानी पे, ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन अगर पढ़ेंगे तो एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी में एक्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सोडियम का, और एक्सक्रीशन कराता है किसका, हाइड्रोजन का, H+ आयंस का और पोटेशियम का। ये वाली कहानी ये थी स्केची के अंदर, ठीक। कहाँ गई, ये कहानी थी हमारी। तो ये इस साइड में मैंने क्या बताया था, ये वाली साइड में जनरल क्या नाम है,
नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी जो चल रही है वो इस साइड में चल रही है। तो जनरल देखेंगे, जनरल कंडीशन में एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, ये क्या लिखा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी मिनरल कोर्ट सर्विस इसकी उस पर लिखा हुआ है, यानी कि एल्डोस्टेरोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। और ये क्या करता है, सॉल्टी इनएक चैनल्स को ओपन करता है एल्डोस्टेरोन, और उनसे क्या कराता है, सोडियम का बचत कराता है। कहाँ से, किडनी से ये ऐसे निकलने से, ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन में निकलने से बचाता है, यानी कि सोडियम को सेव करता है। लेकिन किसके खर्चे पे, ये केला था, केला हमारा क्या था, पोटेशियम, और ये केला कहाँ गिर रहा है, नाले में, और ये कहाँ निकल जाएगा, यूरिन में। ऐसे ही ये हमारे क्या थे, हमने पढ़े थे, ये H+ का पंप था। ये H+ के पंप से एसिड निकल रहा है, और एसिड क्या जा रहा है, नाली में जा रहा है, और एसिड क्या होगा, हमारा सारा निकल जाएगा। अब मुझे खुद बताओ, अगर हमारी बॉडी से एसिड का H+ का लॉस हो रहा है, सारा यूरिन में निकल जा रहा है, तो एसिड का लेवल तो कम हो गया, इसके अलावा बचा क्या, बेस यानी कि बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा एसिड से, एसिड का लेवल कम हो गया लॉस होने से, तो बॉडी में क्या होएगी, एसिडोसिस या अल्कलोसिस, जाहिर सी बात है अल्कलोसिस होएगी। और अगर मान लो H+ का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस H+ को सेव कर रहे हैं, मान लो, या किसी कंडीशन में H+ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होएगा, H+ ज़्यादा बॉडी में होने की वजह से क्या होएगा, बॉडी में एसिडोसिस होने लगेगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसिडोसिस होती है एल्डोस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से। और एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कौन सी बीमारी में ज़्यादा हो जाता है एल्डोस्टेरोन का लेवल, कौन से सिंड्रोम के अंदर, इसमें क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा होने लगता है। जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होएगा तो सोडियम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम को बचा रहा था, और सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो उससे क्या होएगा, हाइपरटेंशन। और दूसरी बात, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, और लेकिन हम क्या देख रहे थे कि पोटेशियम को नाली में फेंक रहे थे केलों को, और H+ जो था वो भी नाली में जा रहा था, तो H+ यानी कि एसिड का लॉस हो रहा था, यानी कि अल्कोलोसिस हो रही थी। आगे समझ में। और ये चीज़ हमने पढ़ी वहाँ पे, क्या होएगा, किडनी में एल्डोस्टेरोन किडनी पे एक्ट करता है, किडनी में क्या होता है, सोडियम को सेव करते हैं, और पोटेशियम और हाइड्रोजन को फेंकते हैं निकाल के। एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है, एल्डोस्टेरोन ये करता है। जो यहाँ पे था, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम को बचा रहा है, इसको पोटेशियम को केले को फेंका, और H+ के पंप से इसको यहाँ पे फेंका। ये कहानी है। अब एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ कब कब होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं कंट्रोल करते हैं एल्डोस्टेरोन के रिलीज़ को, तो जब भी एंजियोटेंसिन 2 का सिक्रीशन होता है, ठीक है, कब होता है, जब एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होती है, किससे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस से, ठीक है। और इसको एस इनहिबिटर किस, कौन से ड्रग्स होते हैं, एस इनहिबिटर क्या होते हैं, ये है एस इनहिबिटर, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी आया समझ में। फार्मा में पढ़ेंगे, पहले ये पूरी जनरल कंडीशन है क्या, जो रेनिन होता है, रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये रेनिन की छतरी बनी हुई है, यानी कि जेजी सेल्स, ये किडनी शेप है, आया समझ में। फिर उसके बाद में ये लूज टाई वाला बंदा है बना हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन को कौन तोड़ता है, रेनिन तोड़ता है। और ये टाइट टाई वाला बंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंजियोटेंसिन जो होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ये टाइट हो गई एक टाई, सिंगल टाई टाइट हो गई ऐसे करके, तो टेंस रेड टाई रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 इन वो एंजियोटेंसिनोजन 2 एंजियोटेंसिन 1। अब ये लंग शेप की वेस्ट बनी हुई है इसके ऊपर, तो इससे क्या पता चल रहा है, लंग शेप की वेस्ट से, कि जो एस होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो किसको कन्वर्ट करती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये 2 टेंस टाइट सस्पेंडर हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, इसके एस के द्वारा, जो लंग्स से सिक्रीट होता है, ठीक है, लंग्स के अंदर कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 1 2 में। अब ये इसके जो सस्पेंडर हैं ये दोनों बहुत टाइट हैं, टाइट का मतलब क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या कराती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें GFR जो है इतना है, इसमें ज़्यादा है, तो इधर लिखा हुआ है GFR और इसका लेवल जो है इस वाले से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, GFR को बढ़ाती है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। और इधर देखो, यहाँ पे स्ट्रॉ में इफेरेंट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि इफेरेंट आर्टीरियोल जो होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है कौन, एंजियोटेंसिन 2। ठीक। अब आओ अपनी वापस फिजियोलॉजी पे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड से कुछ लेना देना है, इसका नाम में क्या आ रहा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिन यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इससे लेना देना है। तो जब भी ACTH रिलीज़ होएगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होएगा। जब भी सोडियम का लेवल लो होएगा तो सोडियम का लेवल लो होएगा तो क्या होएगा, एल्डोस्टेरोन के नाम में रिलीज़ होएगी। और एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज़ होएगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होके क्या करती है, एल्डोस्टेरोन हमेशा सोडियम को सेव करती है, सेव करेगी सोडियम को, इधर लाएगी। ठीक है। और क्या कराएगी, पोटेशियम को फेंक देगी, हाइड्रोजन को फेंक देगी, H+ को यानी कि एसिड को। फिर जब भी पोटेशियम ज़्यादा होएगा, पोटेशियम का लेवल जब भी ज़्यादा होएगा बॉडी में तो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होएगी। पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होएगा तो क्यों रिलीज़ होएगी, इस पोटेशियम को बाहर फेंकने के लिए एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होएगी। देख, इसके ऊपर चाबी एल्डोस्टेरोन की लगी हुई है, एल्डोस्टेरोन की चाबी इस पर भी लगी हुई है, एल्डोस्टेरोन की चाबी ये भी लगी हुई है, एल्डोस्टेरोन की चाबी ये भी लगी हुई है। आगे सुन में, एल्डोस्टेरोन तब रिलीज़ होएगी, क्यों, इसको फेंकने के लिए। अब इधर ज़्यादा हो गया है लेवल अगर पोटेशियम का, तो पोटेशियम अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होएगा, इसमें एल्डोस्टेरोन की चाबी लगी और इसने क्या करा, फेंक दिया यहाँ पे नाले में, यूरिन में निकलने के लिए। इससे क्या होएगा, ये लेवल जो है जितना ये इंक्रीज़ हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आओ अगले पेज पे। ये तो हमने पढ़ लिया यार उसमें इमेज में कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा, H+ को यानी कि एसिड को एक्सक्रीट कराएगा, निकालेगा बॉडी से बाहर, ख़त्म बात। आगे सुन में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का क्या नाम है, रिलीज़ कैसे होता है। कॉर्टिसोल पहली बात तो रिलीज़ जो होता है वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है। कैसे होता है, जब भी कभी कोई इंसान किसी क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है, यानी कि कोई लंबा इन्फेक्शन चला रहा है उसकी बॉडी में, ठीक है, कभी उसकी बॉडी लंबा इन्फेक्शन चला रहा है, कभी वो ट्रॉमा में है लंबे समय से, कभी या तो वो फाइट या फ्लाइट या फियर की सिचुएशन में है, तो इन सब स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या होएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी फाइट फ्लाइट फियर की कंडीशन आती है तो क्या होता है, शेर वाली हरकतें बढ़ जाती हैं। जैसे ही शेर सामने देखो तो उसको क्या कहते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और साथ में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है इंसान की वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करने लगती है, यानी कि यूज़ करने लगती है, जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है। और ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल घटने से हाइपोथैलेमस पे रिस्पॉन्स जाता है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि भैया बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घट रहा है, तो क्या करना है। तो बॉडी हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिक्रीट करता है स्टिमुलेट होके CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि रिलीज़ होती है हाइपोथैलेमस से, और कहाँ जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ कराती है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। और ACTH मेडुला से क्या रिलीज़ कराती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तौर पे मेनली क्या रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे लग जाता है और अपना काम करता है। तो इस कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, या तो प्रोटीन की लाइसिस कराना, प्रोटीन को तोड़ना। अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ख़त्म होता जा रहा है तो हम क्या करते हैं, और सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज पाने के लिए, तो हम प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज हासिल करेंगे, ठीक है। और अगर किसी के सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है उसको ट्रीट करने के काम में आता है
किसी को एड्रिनल डायबिटीज़ है उसके अगेंस्ट क्या नाम में काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। और हाइपरटेंशन के अगेंस्ट भी कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। अब ये 3 कंडीशन हैं, 3 बीमारियां हैं जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, जो भी कंडीशन रहती हैं। ये मैंने याद कराने का तरीका एक बताया। ये इमेजें जो हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जो ये कुशिंग डिजीज़ है इसमें सेम डायरेक्शन में एरो जाती है, यानी कि इंक्रीज डायरेक्शन में दोनों एरो जा रही हैं, इसीलिए ऐसा इमेज दिया है मैंने। तो ये भी इसी डायरेक्शन में इसका सिर है, इसका भी डायरेक्शन इसी का भी सिर का डायरेक्शन एक तरीके से इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों एरो का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि कुशिंग डिजीज़ में, क्योंकि डिजीज़ भी है, एक कुशिंग डिजीज़ है, ये कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है। दोनों में फ़र्क है कि इसमें एरो का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दोनों एरो बढ़ रही हैं, तो दोनों इंक्रीज़ हो रही है। क्या इंक्रीज़ हो रही है, ये देखो कि ACTH होती है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और कॉर्टिसोल कुशिंग डिजीज़ में ये दोनों बढ़ती हैं। फिर एक एडिसन डिजीज़ होती है, इसके अंदर एक एरो इस डायरेक्शन में, एक एरो इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एरो जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों के मुंह अलग अलग जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं एरो के मुंह, ये मुंह दूर जा रहा है, ये मुंह इससे दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कुत्तों को सेक्स करते हुए पोजीशन जो है उसको इमेजिन करेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या है कि सेक्स करते हुए दोनों कुत्ते क्या हो रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अलग, इसका सिर कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में अलग जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इधर जो जा रहा है ये इंक्रीज़, इधर जो जा रहा है डिक्रीज़, ठीक है। तो जो भी लेफ़्ट में जाएगा डायरेक्शन वो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट में जा रहा था इंक्रीज़, यहाँ लेफ़्ट में जा रहा था इंक्रीज़, यहाँ लेफ़्ट में जा रहा है चेहरा इंक्रीज़, ऐसे इसका चेहरा भी लेफ़्ट में जा रहा है, ये चेहरा भी लेफ़्ट में है, तो ये भी इंक्रीज़। इधर दोनों चीज़ें इंक्रीज़, इधर दोनों चीज़ें इंक्रीज़, इधर ऊपर वाला इंक्रीज़ खाली, नीचे वाला डिक्रीज़। ऐसे ही इसमें ऊपर वाला डिक्रीज़, नीचे वाला इंक्रीज़। तो ये है याद करने का तरीका। तो कुशिंग डिजीज़ क्या हो गई, डॉगी स्टाइल पोजीशन। एडिसन डिजीज़ की क्या हो गई, ये कुत्ते आपस में सेक्स कर रहे हैं। और कुशिंग सिंड्रोम क्या हो गया, ये फ्रेंच किस, ठीक, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे की तरफ है। आया समझ में। तो ACTH कॉर्टिसोल, ये याद रखना है कि ऊपर ACTH हमने पढ़ा है, नीचे कॉर्टिसोल, तभी ये इमेजों से रिलेट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी।